जिन लोगों को क्रोनिक मेंटल इलनेस होती हैं, मतलब ऐसी मानसिक बीमारियां जिनसे लोगों को जिंदगी भर जूझना पड़ता है, लंबे समय तक बनी रहती हैं, जिन पर इलाज भी बहुत अच्छा असर नहीं लाते, थोड़ा बहुत सिम्टम्स कम होते हैं और पेशेंट एक मैनेजेबल कंडीशन में पहुंच पाता है, और जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, रिलैप्स हो सकते हैं, कई बार पेशेंट्स की कंडीशन सीवियर होने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ सकता है, और किसी भी तरह का इलाज उन पर पूरी सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाता, चाहे दवाइयां हो, चाहे कोई इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट हो या चाहे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो। तो ऐसे मामलों में पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स को अक्सर इस बीमारी के साथ जिंदगी भर जूझना पड़ता है। काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं, पेशेंट की लाइफ की प्रोग्रेस भी रुक सकती है, कई सारे लाइफ के एरियाज हैं जिसमें सक्सेस नहीं मिलती, या तो शादी नहीं हो पाती या काम धंधे नहीं हो पाते, पर किसी ना किसी तरह से पेशेंट जो है वो जिंदगी भर जूझता रहता है। अब आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि ऐसी बीमारियों में पेशेंट को जिंदगी भर दवा लेनी होगी। कई मामलों में पेशेंट को लंबे समय तक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, या भले ही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स रेगुलरली ना लिया जाए, पर फिर भी टाइम टाइम पर अलग अलग समय पर पेशेंट को एक साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना या उसको सॉल्व करने के तरीके सीखना जरूरी होता है। क्योंकि वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, जीवन के अलग अलग पड़ावों पर जरूरतों में बदलाव आएगा, घर के माहौल में बदलाव आएंगे, माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, भाई बहन साथ हैं नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, कैसे पूरे फैमिली एनवायरनमेंट में भी चेंज आता है, जिससे कि पेशेंट को तनाव आते हैं। कभी जॉब है, कभी नहीं, कभी बिजनेस में अच्छा कर पा रहे हैं, कभी नहीं, ये सारे उतार चढ़ावों के साथ पेशेंट को डील करना होता है। अगर कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी हो गई जिसका मान लीजिए पेशेंट्स ने या फैमिली मेंबर्स ने इलाज करा लिया, 2 4 5 साल हो गए, थोड़े बहुत सिम्टम्स में रिकवरी आ गई, पर पेशेंट की बहुत अच्छी रिकवरी नहीं हो रही, एक स्टेबल कंडीशन में पहुंच गया, तो बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि वक्त बढ़ने के साथ, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, पेशेंट की कंडीशन कैसी होगी? क्या पेशेंट अच्छी कंडीशन में पहुंच पाएगा? क्या ये सिम्टम्स अपने आप चले जाएंगे? क्या इन सिम्टम्स में भारी कमी आ जाएगी, या वक्त के साथ ही सिम्टम्स बढ़ जाएंगे? या हो सकता है कि वक्त के साथ रिलैप्स ज्यादा होने लग जाएं, शायद पेशेंट और ज्यादा तनाव में आएगा, और ज्यादा परेशान रहेगा। तो कई सारे ऐसे सवाल लोगों के मन में होते हैं। आमतौर पर तो हम कुछ मानसिक बीमारियों को क्रोनिक टाइप का पाते हैं, मतलब जैसे स्किज़ोफ्रीनिया या स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो गया, या बायपोलर डिसऑर्डर हो गया, और कई मामलों में ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ये सभी क्रोनिक नेचर के हो सकते हैं। अलग अलग डिसऑर्डर्स में अलग अलग लेवल ऑफ डिसेबिलिटी आती है, मतलब कुछ मामलों में तो पेशेंट की लाइफ बहुत बुरी तरह अफेक्टेड रहती है, मतलब वो अपने आसपास के लोगों पर निर्भर रहता है। तो वहीं कुछ मामलों में पेशेंट ठीक ठाक मैनेज तो कर लेता है, इंडिपेंडेंट तो हो जाता है, पर फिर भी वो सिम्टम्स से जूझता रहता है, अच्छे खासे लेवल के सिम्टम्स उसमें बने रहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वक्त के साथ, उम्र के साथ पेशेंट की कंडीशन बेटर हो जाए? इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से एजिंग, मतलब उम्र का बढ़ना, पेशेंट की मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकता है। वैसे तो कई पेशेंट्स पर नेगेटिव असर भी पड़ते हैं एजिंग के, पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से कई सारे पेशेंट्स वक्त के साथ अपनी बीमारी से लड़ना भी सीख जाते हैं और धीरे धीरे उनका स्ट्रेस कम भी हो जाता है। हालांकि इस वीडियो में बताई गई बातों को ओवर जनरलाइज नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं देखना कि हर पेशेंट पर ये इसी तरह से काम करेगा, पर ज्यादातर मामलों में ऐसा हो सकता है कि जो मैं यहां वीडियो में बताऊंगा वो सारी फैक्टर्स काम करें, मतलब पेशेंट की कंडीशन शायद बेटर और स्टेबल हो जाए। भले ही पेशेंट इलाज लेता है या नहीं, पर फिर भी कई मानसिक बीमारियों में फ्यूचर जो है वो पेशेंट का ठीक ठाक हो जाता है, अच्छे खासे लेवल पर पेशेंट पहुंच जाता है। ध्यान दें कि ज्यादातर जो रिसर्च होती हैं वो पेशेंट्स की कंडीशन को कुछ ही साल तक फॉलोअप में देख पाती हैं, मतलब मान लीजिए 3 साल 5 साल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल तक ही ज्यादातर रिसर्चेस की जाती हैं। मान लीजिए डॉक्टर्स ने रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने 500 पेशेंट्स पर स्टडी करना शुरू किया, करते करते हर साल 2 साल बाद अगर डॉक्टर्स पेशेंट्स को फॉलो करेंगे कि भाई दोबारा से डेटा लेना है, उनकी लाइफ की कंडीशन को जानना है, पेशेंट किस तरह का इलाज ले रहे हैं, कितना उनमें इंप्रूवमेंट आई, इस तरह का सारा असेसमेंट करने के लिए डॉक्टर्स को कई सालों तक पेशेंट्स को फॉलो करना होता है। आमतौर पर ये जो रिसर्चेस होती हैं ये 1 साल 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ही की जाती हैं। कुछ कुछ मामलों में कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं जहां 10 साल 15 साल तक भी पेशेंट्स को फॉलोअप किया गया, पर उस मामले में मान लीजिए जैसे मैंने कहा 500 पेशेंट थे तो कर कुरा के सिर्फ 50 70 या 100 पेशेंट ही रह जाते हैं जिनका डॉक्टर जो है असेसमेंट कर पाते हैं।
तो रिसर्च तो बहुत ज्यादा इस मामले में अवेलेबल नहीं है जिसमें यह देखा जा सके कि कुछ वक्त के बाद पेशेंट्स की कंडीशन कैसी होगी, पर फिर भी जितना भी डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है और जो रिसर्चर्स का भी एक्सपीरियंस है, उसमें कई सारे ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है कि वक्त के साथ चाहे वो कितनी भी सीवियर बीमारी उनको क्यों ना रही हो, एक समय के बाद 10 साल 15 साल 20 साल के बाद पेशेंट्स कुछ बेटर कंडीशन में पहुंच जाते हैं, इनफैक्ट ज्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं। इस तरह की कुछ बात करूंगा इस वीडियो में और बताऊंगा ऐसे 15 फैक्टर्स, 15 ऐसे पहलू जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट्स पर एजिंग का अच्छा असर पड़ सकता है या पड़ेगा। कुछ हद तक तो हर पेशेंट पर पड़ेगा, कुछ फैक्टर्स हर पेशेंट की लाइफ को बेटर करेंगे, पर कुछ फैक्टर्स कुछ ही पेशेंट्स की लाइफ को बेटर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये 15 फैक्टर्स कौन से हैं? पहला आता है इंक्रीज्ड विजडम और इंसाइट। पेशेंट को वक्त के साथ अपनी बीमारी समझ आने लगती है, अपनी बीमारी के लक्षणों में आने वाले उतार चढ़ाव को वो ज्यादा अच्छे से जान पाता है। वो डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करता है, घर वालों से भी बातचीत होती है, साइकोलॉजिस्ट या अलग अलग लोगों से मिलता है, कई दूसरे पेशेंट से भी उसकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे पेशेंट अपनी बीमारी, अपनी कंडीशन को समझने लगता है और वक्त के साथ उसमें थोड़ी विजडम आ जाती है। उसको खुद को हैंडल करना आसान हो जाता है। वो जान लेता है कि उसको किस तरह का इलाज काम करता है और किन कंडीशंस में वो खुद को बेहतर रख पाता है। तो कई सारे पेशेंट्स में विजडम आती है, भले ही उसको स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी ही क्यों ना हो। ओसीडी डिप्रेशन के मामले में भी ये एप्लीकेबल है और कई सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के मामले में भी ये एप्लीकेबल है। तो अगर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी में अगर हम एजिंग का इंपैक्ट पॉजिटिवली देख सकते हैं, तो बाकी बीमारियों में तो दिखेगा ही दिखेगा। इसीलिए मैं कहूंगा ये वीडियो को बहुत ज्यादा जनरलाइज ना करें, पर हाँ एक बेसिक आइडिया, एक इंफॉर्मेशन या कुछ नई जानकारी के तौर पर देखें। एक उम्मीद, एक होप और एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है और ऐसा हो सकता है। बहुत से पेशेंट्स एक उम्र के बाद बेहतर हो जाते हैं। फिर दूसरा फैक्टर आता है इंप्रूव्ड इमोशनल रेगुलेशन। अपनी इमोशंस को हैंडल करना पेशेंट सीख जाता है। पेशेंट्स के लिए ज्यादा आसान हो जाता है अपने डिप्रेशन या अपने एंगर को हैंडल करना। वो समझ जाता है कि उसके एंगर का परिणाम क्या होता है, उसके एंगर पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, या उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन में उसको कैसे डील करना है, किसके ऊपर डिपेंड करना है, दवाइयां लेनी है या नहीं, डॉक्टर को कंसल्ट करना है या नहीं, कब कैसे क्या करना है, पेशेंट समझने लगता है। फिर लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। पेशेंट ने कई सारे उतार चढ़ाव देख लिए हैं। 20, 22, 24 की उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर जब होता है, एक बच्चा, एक युवा अभी कच्चा है, अभी उसको जीवन का अनुभव ही नहीं हुआ, उसने अभी होश ही संभाला था, अभी उसने जीवन में कदम ही रखा था और उससे ये मानसिक बीमारी ने घेर लिया, उसके इंपैक्ट में वो फंस गया, डिसेबलिंग सी हो गई कंडीशन। तो ऐसे में अक्सर ये देखा जाता है कि जो युवा होते हैं वो इन बीमारियों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अभी जीवन का अनुभव नहीं, सोशलाइज नहीं किया ज्यादा, करियर नहीं बनाया, रिलेशनशिप्स के उतार चढ़ावों का अनुभव नहीं हुआ, अभी दिमाग उनका पकने ही लगा था और ये बीमारी ने उनको जकड़ लिया। तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, एक तरफ तो बीमारी के अनुभव में भी वो परिपक्व होने लगते हैं, साथ ही उनको जीवन का भी अनुभव बढ़ने लगता है। तो ऐसे में उनको रिलेशनशिप्स के, जॉब, बिजनेस के, लोगों से डील करने के कई सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कई सारे कोपिंग इश्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब डिफिकल्ट कंडीशंस को डील करना उन्हें आ जाता है, तनाव हैंडल करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं और वो ज्यादा रेजिलियंट हो जाते हैं। मतलब वो बहुत बुरी कंडीशन में नहीं पहुंचते। मतलब शुरुआत के टाइम पर 20-22 की उम्र में जहां रिलैप्स बहुत बुरे हो रहे हैं, तो वहीं 40-45-50 की उम्र में रिलैप्स होने पर पेशेंट की कंडीशन बहुत बुरी नहीं हो रही। तो इस तरह के चेंजेस पेशेंट में देखने में आते हैं एजिंग की वजह से। फिर आता है चौथा फैक्टर, पेशेंट के अच्छे सोशल कनेक्शंस बन जाते हैं। पेशेंट जब धीरे धीरे उम्र में बढ़ता है तो उसका डॉक्टरों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, घर के लोगों के साथ, दोस्त मित्रों के साथ या अपने जॉब या अपने बिजनेस में थोड़े अच्छे कनेक्शंस बनने लगते हैं। वक्त के साथ वो देखता है कि कुछ लोग उसके जीवन में बने रह गए, कुछ लोग उसे छोड़कर चले गए। तो जो लोग उसके जीवन में बने रहते हैं, पेशेंट को समझ आ जाता है कि सारी दुनिया में सारे लोग मुझे छोड़कर नहीं जाते, मुझे सब लोग रिजेक्ट नहीं करते। कुछ लोग हैं जो उसके जीवन में बने हुए हैं, जो उसे एक्सेप्ट करते हैं, जो उसके उतार चढ़ाव के समय में भी उसके साथ रहे हैं, जिन्होंने उसको किसी ना किसी तरह से गाइड किया है, जिन लोगों के इंपैक्ट की वजह से पेशेंट के लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है। तो ऐसे में पेशेंट के अच्छे सोशल कनेक्शंस बनने की वजह से पेशेंट एक बेटर कंडीशन में होता है। बहुत सारे आसपास की दुनिया में लोग हैं जो पेशेंट को टॉलरेट करना सीख जाते हैं और इस वजह से पेशेंट में भी पॉजिटिविटी आती है। फिर एक और फैक्टर आता है, पेशेंट की रेजिलियंस बढ़ जाती है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पेशेंट में अपने सिम्टम्स में या अपने कंडीशन में आने वाले उतार चढ़ावों से डील करने की ताकत बढ़ जाती है।
पेशेंट अब पहले जैसी बुरी कंडीशन में नहीं पहुंचता। कई बार पहला जो एपिसोड होता है वो ज्यादा बुरा होता है, दूसरा तीसरा थोड़ा कम बुरा होता है, और जैसे जैसे पेशेंट को रिलैप्स होते हैं या पेशेंट फ्यूचर में और बड़े सारे तनाव झेलता है, पेशेंट पहली बार जैसे बुरी कंडीशन में नहीं आता। हो सकता है कि जब उसको 20 वर्ष की उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया का एपिसोड हुआ तो उसने लड़ाई मारधाड़ की, घर में गाली गलौज किया, सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ, घर से भाग गया, खाना पीना सब बंद कर दिया। पर 30 या 35 की उम्र में जब रिलैप्स होगा, मान लीजिए अगर होता है ऐसा, तो पेशेंट इतनी बुरी कंडीशन में दिखाई नहीं देगा। पेशेंट थोड़ा रेजिलियंट हो जाएगा, इसे कहते हैं रेजिलियंट हो जाना। अब उसके ऊपर अपने जीवन के हालात, उतार चढ़ाव उतना असर नहीं डालते। हो सकता है कि 20 की उम्र में एग्जाम क्लियर ना करने से, पढ़ाई ठीक से ना होने से पेशेंट बहुत स्ट्रेस लेता था और उसके डिल्यूजन बढ़ जाते थे, या उसका ओसीडी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, या उसका डिप्रेशन बहुत बुरा होता था और वो सारा टाइम सुसाइड के बारे में सोचता था। पर 30-35 की उम्र में उसने इतने सारे उतार चढ़ाव देख लिए हैं, लक्षणों से भी डील करने का तरीका उसने सीख लिया है। अब उसका डिप्रेशन उतना बुरा उसे महसूस नहीं कराता, अब उसके लाइफ के फेलियर्स उतना ज्यादा उसको प्रभावित नहीं करते। तो कहीं ना कहीं पेशेंट ज्यादा रेजिलियंट हो जाता है। फिर छठा एक फैक्टर होता है कि वक्त के साथ पेशेंट के सिम्टम्स वैसे ही कम हो जाते हैं। पेशेंट इतना सारा सिम्टम्स को डील कर चुका है, इतने सारे नेगेटिविटी एक्सपीरियंस कर चुका है कि अब उसे एक्चुअल में समझ आ जाता है कि उसे सिम्टम्स को कैसे दूर करना है, दवा कैसे लेनी है, कौन सी दवा काम करेगी, किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, कौन उसकी ज्यादा मदद करेगा। लाइफ में थोड़ी सी अचीवमेंट्स आ जाती हैं, सोशल सपोर्ट लेना आ जाता है, पेशेंट अपनी डे टू डे रूटीन अच्छी बना लेता है, किसी ना किसी तरह की रूटीन तो बना ही लेता है, थोड़ा बहुत वो लाइफ में प्रोडक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से पेशेंट का मूड अच्छा होने लगता है, पेशेंट को कुछ ना कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं अपने सिम्टम्स को कम करने की। तो वक्त के साथ पेशेंट के सिम्टम्स में कमी आती है, साथ ही पेशेंट के ब्रेन में भी कई मैचुरेशनल चेंजेस आते हैं, जिस वजह से पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। फिर इसी के साथ सातवां फैक्टर है कि ट्रीटमेंट पर पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्स देने लगता है। इसको हम दूसरे तरह से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 35 की उम्र में डिप्रेशन हुआ और किसी व्यक्ति को 20 की उम्र में डिप्रेशन हुआ। दोनों का डिप्रेशन काफी सीवियर था, पर 35 वर्ष का व्यक्ति ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्स देगा, मतलब जल्दी रिकवर कर जाएगा, जबकि हो सकता है कि एक 20 साल का जो युवा है उसको रिकवर करने में ज्यादा समय लगे, क्योंकि 20 की उम्र में दिमाग कच्चा है, इमैच्योर है। ऐसे में उसको खुद के डिप्रेशन को समझना है, सोशल सपोर्ट लेना है, अपने को पढ़ाई में, करियर में भी मजबूत बनाना है। ये सारे जो स्ट्रगल्स होते हैं वो पेशेंट की जो स्ट्रेस से जो हैंडलिंग है मुश्किल बना देते हैं। इस वजह से डिप्रेशन की वजह से जो असर पड़ता है वो ज्यादा बुरा होता है। पेशेंट को समझने में, जानने में कि मुझे कैसे खुद को डील करना है, कैसे संभालना है, काफी समय लग जाता है। जबकि 35-40 साल का जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में काफी कुछ हासिल कर चुका है, करियर भी उसका बन चुका है, रिलेशनशिप्स, मैरिज वगैरह भी ठीक ठाक हो चुकी हैं। ऐसे में उसके लाइफ में उतना तनाव नहीं आता, भले ही डिप्रेशन किसी भी कारण से आए, पर पेशेंट को पता है कि मेरे लाइफ में बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे लिए पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, इसलिए उसकी रिकवरी आसान हो जाती है। तो यही वजह है कि दवाइयों पर भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं बड़ी उम्र के लोग, जबकि युवा जो है कई बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। इसीलिए युवाओं को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा जाना पड़ता है, ताकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले, टेक्निक सीखें, खुद को हैंडल करने के कोपिंग मैकेनिज्म बढ़ाने के तरीके सीखें। जबकि 35-40 साल के व्यक्ति को अगर दवा भी दी जाए तो भी चांसेस अच्छे हैं कि वो ठीक हो सकता है। तो इस तरह से भी एजिंग का इफेक्ट देखा जाता है मानसिक बीमारियों के इंप्रूवमेंट में। फिर आठवां एक फैक्टर आता है कि पेशेंट के अंदर खुद की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है जैसे जैसे उम्र बीतती है। पेशेंट ने वक्त के साथ खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, वो समझ चुका है कि उसकी क्षमताएं कितनी हैं, वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुका है कि जीवन में सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लाइफ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि युवावस्था में महत्वाकांक्षी होने की वजह से उसको तनाव ज्यादा आता है। पर जैसे जैसे वो समय बीत जाता है वो समझ जाता है कि अच्छा, उसके अंदर बस इतनी ही क्षमता थी, वो लाइफ में बस यही अचीवमेंट्स ले सकता था। पेशेंट अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लेता है, वो जान लेता है कि ठीक है, ये बीमारी मेरे कारण नहीं है, इसमें मैं दोषी नहीं हूं, मेरे आसपास के लोग भी उतने बड़े दोषी नहीं हैं, शायद बायोलॉजिकल थी या जेनेटिक थी या कुछ और कारण से थी। धीरे धीरे फैमिली मेंबर्स भी पेशेंट के साथ डील करते करते बीमारी और बीमारी के जो चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका इम्पैक्ट भी पेशेंट पर पड़ता है।
पेशेंट थोड़ा बीमारी को लेकर, अपनी कंडीशन को लेकर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जिस भी पड़ाव पर है वो जीवन के, वहां उसको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बीमारी और लाइफ के जो भी फेलियर्स हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फैमिली मेंबर्स भी समझ जाते हैं कि कितने भी धक्के खा लो, कितने भी इधर उधर पंडितों के पास, बड़े बड़े गुरुओं के पास चले जाओ, बीमारी जो है वो एक लिमिट तक ही जाएगी। क्योंकि बीमारी के अंदर कुछ ऐसा है कि जिस पर बड़ी बड़ी दवाइयां भी काम नहीं करती, बड़े बड़े कर्मकांड जो कि धार्मिक होते हैं वो भी काम नहीं करते। उसके जीन्स, उसकी बायोलॉजी की वजह से पेशेंट एक लिमिट तक ही अपने लाइफ को इंप्रूव कर सकता है। तो एक पूरे घर के अंदर एक एक्सेप्टेंस का माहौल आ जाता है। फिर वक्त के साथ पेशेंट का अपने ओवरऑल वेलबींग पर फोकस बढ़ जाता है। युवावस्था में महत्वाकांक्षाएं हैं, पढ़ाई अच्छी करनी है, इंडिया से बाहर सेटल होना है, बड़े बड़े कोर्स करने हैं, शादी करनी है, या ड्रग अल्कोहल में पेशेंट उलझा रहता है, कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाओं में उलझा रहता है। पर जैसे जैसे इस बीमारी का अनुभव बढ़ता रहता है, पेशेंट को समझ आ जाता है कि उसे अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा। खासकर कि दवाओं के साइड इफेक्ट को मैनेज करना पेशेंट की प्रायोरिटी हो जाती है। पेशेंट अब ज्यादा कंसर्न होता है कि उसको अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन करनी होगी। बढ़ती उम्र के साथ वैसे भी शरीर के ऊपर काफी सारे ऐसे असर पड़ते हैं जिससे एक व्यक्ति को ज्यादा बीमारियां पकड़ती हैं। 40-50 के बाद लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, तो पेशेंट को उसकी भी चिंता रहती है। साथ ही मेंटल इलनेस पर भी वो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखता है। वो समझता है कि अगर उसने अपने मेंटल सिम्टम्स को हैंडल नहीं किया तो लाइफ के बहुत सारे जो जरूरी काम हैं, जरूरी जिम्मेदारियां हैं, उनको वो निभा नहीं पाएगा, पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बेटर है कि अपने को ठीक ठाक रखने पर फोकस करे, ज्यादा ड्रग, अल्कोहल या कलेशों में ना उलझे। पेशेंट हेल्थ को लेकर ज्यादा रिस्क नहीं लेता। फिर एक और फैक्टर आता है कि व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है। या तो वो पेशेंट जो है वो पहले से ही थोड़ा स्पिरिचुअल रहा होगा, या जीवन के इन हालातों ने उसे स्पिरिचुअल बना दिया, बीमारी ने उसको आध्यात्मिक बना दिया। अब पेशेंट जो है वो समझ गया है कि डॉक्टर भी थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, घर वाले भी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएंगे, अपनी क्षमता भी एक लिमिटेड है, तो इसलिए बेहतर है कि हम थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएं। स्पिरिचुअल होने से पेशेंट की लिविंग कंडीशन काफी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि पेशेंट के मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है स्पिरिचुअल होने से। पेशेंट गॉड से कनेक्टेड फील करता है, पेशेंट अपनी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाता है। और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कि किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के जुड़ने से पेशेंट अपनी लाइफ में एक नया मीनिंग खोजता है। वो समझ जाता है कि लाइफ में गिनती की ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़े स्पिरिचुअल हो जाओ। भगवान की शरण में जाना, भगवान की भक्ति करना शायद ज्यादा जरूरी है। इतने महत्वाकांक्षाओं में उलझे रहना, इतने कलेशों में लगे रहने से तो बेटर है कि गॉड की वर्शिप कर ली जाए। पेशेंट समझ जाता है कि उसको सबसे बड़ा जो सहारा है वो गॉड से ही मिलेगा, तो पेशेंट की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है। पेशेंट जीवन को गहराई से समझने लगता है, किसी ना किसी लेवल पर वो जानने लगता है कि लाइफ में क्या एसेंशियल और क्या मीनिंगफुल है। तो इस वजह से पेशेंट जो है वो ज्यादा अच्छी रिकवरी भी दिखाता है और ज्यादा स्टेबल कंडीशन में भी जाता है, क्योंकि वो ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया है। अगर हालांकि हर पेशेंट उतना स्पिरिचुअल नहीं होता, पर थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होना भी पेशेंट को हेल्प कर देता है। फिर इसी के साथ पेशेंट की कम्युनिटी, मतलब अपने एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ इंगेजमेंट बढ़ जाती है। पेशेंट उतना रेजिस्टेंट नहीं होता, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को एक्सेप्ट कर लेता है। युवावस्था में वो अकेला रहना पसंद करता है, जबकि एक वक्त के साथ जब उसके घर कोई आता है, रिश्तेदार, गेस्ट आते हैं, तो उसको अच्छा लगता है उनसे मिलना। थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके उसका मन अच्छा हो जाता है। थोड़ा आसपास के लोगों से मेलजोल बढ़ाने से उसको कॉन्फिडेंस आता है। साथ ही अगर घर वाले ट्रीटमेंट में या किसी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराना चाहते हैं तो उसमें भी पेशेंट थोड़ा कोऑपरेटिव हो जाता है। पेशेंट के अंदर कोऑपरेशन बढ़ जाती है, मतलब थोड़ा दूसरों के साथ मेलजोल करके अपनी जिम्मेदारियां निभाना, ये पेशेंट थोड़ा बेहतर ढंग से करने लगता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ जाती है। घर के लोगों के साथ भी उसके पारस्परिक संबंध थोड़े बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट समझ जाता है कि किन लोगों के साथ वो सिक्योर फील करता है। तो ऐसे में वो उनके साथ डे टू डे एक्टिविटीज में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होने लगता है। फिर बारवा एक फैक्टर आता है कि पेशेंट अनुभवी हो जाने की वजह से दूसरों को अपने अनुभव शेयर कर सकता है। मतलब वो दूसरों के लिए एक आदर्श हो सकता है, रोल मॉडल हो सकता है और दूसरों को गाइड कर सकता है। जैसे डिप्रेशन, ओसीडी का पेशेंट है, उसने डिप्रेशन के कई एपिसोड देखे या ओसीडी के कई सारे उतार चढ़ाव देखे। बाइपोलर के एपिसोड्स में उसने बहुत सारी स्ट्रेस को, स्ट्रगल को फेस किया। अब या तो अगर वो पेशेंट दूसरे पेशेंट्स के साथ कनेक्टेड है तो वो दूसरे पेशेंट को बता सकता है कि उन्हें कैसे डील करना है, किन खतरों से बच के रहना है, क्या लाइफ में एसेंशियल है, किस पर फोकस करना है। या अपने आसपास के घर परिवार के भी जो लोग हैं उनको भी ज्यादा अच्छा गाइड कर सकता है, क्योंकि उसने मेंटल स्ट्रगल्स फेस किए हैं। हो सकता है कि जो स्ट्रगल्स उसने युवावस्था में फेस कर ली, घर के किसी बाकी के व्यक्ति में वो लेटर एज में आए। हो सकता है एक हस्बैंड ने बाइपोलर या डिप्रेशन को एक्सपीरियंस किया, अब किसी वजह से वाइफ को या उसके किसी बच्चे को या भाई या बहन को लेटर एज में डिप्रेशन आया या एंजाइटी या कोई और सिम्टम आए।
अब वो उनको गाइड कर सकता है कि उन्हें कैसे अपने को संभालना है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है। मतलब अब वो अपने बीमारी से जूझने के अनुभव और जीवन के अनुभव दोनों शेयर कर सकता है। ऐसे में वो ज्यादा अनुभवी दिखाई पड़ेगा और उसका ये बीमारी का अनुभव ही उसको ज्यादा पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि उसके पास दूसरों को बताने के लिए कुछ है। और ये उसकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा मीनिंग भी ऐड करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ, उसकी वैल्यू है। और बहुत सारे पेशेंट किसी ना किसी तरह के सोशल सर्विस में भी जुड़ जाते हैं, वहां भी वो काफी अच्छा दूसरों को गाइड कर सकते हैं और एक अच्छी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं दूसरे लोगों की लाइफ की स्ट्रगल्स में। फिर 13वां एक फैक्टर आता है, वो ये कि पेशेंट की अपनी पर्सनल ग्रोथ हो जाती है। भले ही वो बीमारी से जूझ रहा है, पर फिर भी वो काफी हद तक लाइफ में ग्रो कर गया है। उसको अपनी मेंटल सिम्टम्स को हैंडल करना आ गया है, अपने किसी करियर या किसी जॉब में वो अच्छा बन गया है, बिजनेस को संभालना सीख लिया है, अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना वो सीख गया है, अपनी अच्छी हॉबीज बनाना सीख गया है, या अपनी रूटीन को फॉलो करना वो सीख गया है। उसको ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो करनी आ गई हैं। तो ऐसे में वो पाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ किसी ना किसी लेवल पर तो होती ही है। भले ही बीमारी की वजह से उसकी कैपेसिटी कम रहे, उसकी क्षमताएं कम रहें, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट ना कर पाए, या एक लेवल तक आकर सिम्टम्स रह गए और एक लेवल तक ही वो केवल परफॉर्म कर पा रहा है, पर फिर भी उसके लाइफ के कई सारे डोमेन्स और एरियाज हैं जिसमें ग्रोथ होती रहती है। क्योंकि बाकी लोग भी उस पर किसी ना किसी तरह निर्भर हैं। घर के लोग हैं, चाहे भाई बहन हैं या माता पिता हैं, वो उसका ध्यान रखते हैं। तो ऐसे में रिलेशनशिप में एक ग्रोथ होती है, और ये जो ग्रोथ होती है वो दूसरे लोग भी अपने में अनुभव करते हैं, फैमिली मेंबर्स भी, और पेशेंट भी एक्सपीरियंस करता है। तो इसलिए एक ओवरऑल पॉजिटिविटी पेशेंट में आती है। फिर आता है पेशेंट में ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है। पेशेंट देख चुका है कि किन चीजों ने उसको सबसे ज्यादा मदद दी है, कौन से ऐसे लोग हैं उसके जीवन में जिन्होंने उसको हमेशा साथ दिया है, कौन से ऐसे लोग हैं जो उसके साथ हमेशा खड़े रहे हैं उसके बुरे वक्त में भी। क्योंकि मानसिक बीमारी से बुरा और कुछ हो नहीं सकता। अगर इस हालात में भी कोई लोग उसके लिए हमेशा मौजूद रहे हैं तो पेशेंट के अंदर एक कृतज्ञता का भाव आता है। मतलब वो समझता है कि इन लोगों की वजह से मैं अच्छा हुआ, चाहे वो डॉक्टर्स हों, फैमिली मेंबर्स हों, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, कैसे भी लोग हों। पेशेंट समझ जाता है कि मेरे जीवन में बहुत से ऐसे पहलू रहे हैं जिनकी वजह से मैं आज खुद को बेहतर रख पाया या सरवाइव कर पाया। बहुत से मेरे सुसाइडल थॉट आए, बहुत से मेरे बुरे हालात रहे, मैं घर वालों पर ही टूट पड़ा, चीखा चिल्लाया, मारपीट की, गालियां दी, घर वालों के साथ बुरा किया, पर फिर भी ये लोग मेरे साथ हमेशा मौजूद रहे। इस चीज का ग्रेटिट्यूड पेशेंट में आने लगता है। साथ ही अपने करियर, अपने जॉब को लेकर, अपने मित्रों को लेकर भी ग्रेटिट्यूड रहता है। जीवन में जो जो पेशेंट ने अचीव किया, जो जो अच्छे उसके मोमेंट्स रहे लाइफ में, उसने लाइफ में जो भी अच्छी चीजें देखी या बुरी चीजें भी देखी, सबके लिए पेशेंट एक ग्रेटिट्यूड रखता है। क्योंकि वो समझ जाता है इन्हीं सब हालातों और इन्हीं सब अनुभवों से ही मैं आज बेहतर इंसान बना हूं। तो पेशेंट अपने लाइफ की स्ट्रगल्स पर जब रिफ्लेक्ट करता है तो वो पाता है कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है और बहुत से छोटी बड़ी चीजों ने उसको सहारा दिया है। और ये सारा लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उसकी लाइफ में, वो जब उसको देखता है, समझता है, तो वो पाता है कि हाँ, मेरी लाइफ में भले ही कितने ही मुश्किलें रही हो, कितनी ही मैं शिकायतों से भरा रहा हूं, पर फिर भी कुछ है लाइफ में जिसने मुझे हमेशा संभाला है। तो पेशेंट की शिकायतें कम हो जाती हैं और ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है, और इसका भी इंपैक्ट पेशेंट की मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। क्योंकि पेशेंट की लाइफ में अब स्ट्रेस कम हो जाता है, बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड नहीं रहता, ओवरथिंक नहीं करता, और रिलैक्स्ड और शांत रहने की वजह से वो अपनी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को आसानी से डील कर लेता है। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि पेशेंट में मृत्यु को लेकर एक एक्सेप्टेंस आ जाती है, एक स्वीकृति आती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मौत तो आनी ही है। तो ऐसे में पेशेंट ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीने लगता है। 20-25 साल की उम्र में डेथ एंग्जाइटी होती थी, बीमारियों की एंग्जाइटी होती थी, फैमिली में किसी को खोने का डर होता था। अब 40-50 की उम्र में उसने बहुत सी मौतें देख ली हैं, बहुत से लाइफ में एक्सीडेंट्स देख लिए हैं, लोगों को अच्छे बुरे हालात से निकलता हुआ देख लिया है, हंसते खेलते लोगों को भी मरता हुआ देखा है, और बुरे हालातों में भी लोगों को मरते हुए देखा है, चाहे खुद ना देखा हो या आसपास सुना तो है। साथ ही उसने अपने अंदर भी, अपने मन में भी मृत्यु के भय से डील किया है, उस डर का सामना किया है। अब वो एक लाइफ के ऐसे पड़ाव पर आ चुका है जहां शायद अगले कुछ सालों में उसकी भी मृत्यु हो सकती है। अगर वो 50 वर्ष का है, कोई फिजिकल बीमारियां हैं, उसको पता है कि अब लाइफ के शायद 10, 15, 20 साल ही रह गए हैं, तो अब वो लाइफ को थोड़ा मीनिंगफुल बनाने पर फोकस करता है। अब वो लाइफ में शिकायतें छोड़ देता है। जैसा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो सकता है जिसे शायद मेंटल डिसऑर्डर ना भी हो, तो भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, बाइपोलर के पेशेंट्स भी अपने लाइफ में मृत्यु के प्रति ज्यादा सजग और ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, और वो ज्यादा स्पिरिचुअल होने की वजह से भी मृत्यु के भय को डील करना सीखते हैं। समझ जाते हैं कि हाँ, मृत्यु तो आनी ही है, मौत तो होनी ही है, और मौत
एक दिन सब कुछ ले जाएगी। तो ऐसे में कोई और चारा नहीं, एक ही ऑप्शन है, खुद को खुश कैसे रखा जाए, खुद के लिए बेहतरी कैसे की जाए, कैसे अपने को स्वस्थ रखा जाए। इस चीज में पेशेंट ज्यादा अच्छे से लग जाता है क्योंकि उसमें मौत की एक्सेप्टेंस आ गई है। और किसी भी मेंटल इलनेस से डील करने के लिए जरूरी होता है कि पेशेंट अपनी लाइफ को थोड़ा मीनिंगफुल बनाए। लाइफ में केवल वही चीजों पर ध्यान दे जो उसकी लाइफ को ज्यादा वैल्यूएबल बनाती हैं, उसके लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करती हैं। फिजूल के डिस्ट्रैक्शन में लगे रहना, फालतू के कलेशों में उलझे रहना, इससे अपने को दूर करके लाइफ की बिल्कुल मिनिमम लिमिटेड से लिमिटेड चीजों में लगे रहना जरूरी है, ताकि मन शांत रहे, संतुष्ट रहे और जीवन हमेशा ग्रो करता हुआ दिखे। ताकि पेशेंट कहे कि हाँ, मैं जैसा भी हूं, जो भी मेरे साथ हुआ, पर एटलीस्ट आज अभी मैं खुश हूं और मैं आगे का जीवन भी बेहतर बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब हर इंसान को इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना ही है, तो क्यों ना अपने आखिरी के कुछ वर्ष मैं अच्छे से बिताऊं, बेहतर चीजें करूं। तो लाइफ के अंदर एक ओवरऑल मौत की एक्सेप्टेंस के साथ पेशेंट को अपने मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगती है। फिजिकल हेल्थ पर भी वो फोकस कर रहा है, साथ ही मेंटल हेल्थ पर भी वो ज्यादा फोकस करता है। क्यों? क्योंकि उसमें मृत्यु की स्वीकृति आ गई है। तो ये रहे वो 15 फैक्टर्स जो कि लोगों की लाइफ में अलग अलग लेवल पर होते हैं। कुछ पेशेंट्स के लाइफ में 5-10 फैक्टर तो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो कुछ पेशेंट्स की लाइफ में ये 15 के 15 फैक्टर्स अवेलेबल होंगे। मतलब कुछ पेशेंट्स पाएंगे कि वक्त के साथ उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो गई है, भले वो मानसिक बीमारी है, ओसीडी है, दिमाग में सिम्टम चलते रहते हैं, डिप्रेशन है, ठीक नहीं हो रहा पूरी तरह, रिलैप्स आते रहते हैं, पर लाइफ की क्वालिटी बढ़ रही है, लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो गई है, लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल हो गई है। अब इसमें दोनों तरह से देख सकते हैं। एक वो व्यक्ति जो 20-25 की उम्र में मानसिक बीमारी का शिकार हुआ या उससे भी पहले हुआ और उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और वो क्रोनिक बीमारी से डील कर रहे हैं, या वो लोग जिनको लेटर एज में बीमारी आती है, जैसे 40 की उम्र में डिप्रेशन आया या बहुत लेटर एज में ओसीडी के सिम्टम्स आए या साइकोटिक सिम्टम्स आए। दोनों तरह के मामलों में देखा जाता है कि बड़ी उम्र में मानसिक बीमारी के आने से ज्यादातर लोग एक बेहतर अवस्था में रहते हैं, मेंटल हेल्थ से ज्यादा अच्छे से डील कर लेते हैं, और लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि मेंटल हेल्थ बहुत बुरा असर नहीं डालता और वो उससे अच्छे से निकल जाते हैं। हालांकि सारे लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग 50 की उम्र में भी अगर बहुत अकेले हैं, लोनली हैं, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, धोखे हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, तो उनकी कंडीशन भी बहुत बुरी हो सकती है। यहां इसलिए मैंने कहा बहुत ओवर जनरलाइज नहीं करना, सारे लोगों को एक तरह से नहीं देखना, पर बहुत बड़ा परसेंटेज इसी टाइप का होता है जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया। इसीलिए जरूरी होता है कि क्रोनिक मेंटल इलनेसेस को भी पॉजिटिवली लिया जाए, और इस पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं कि कैसे बुरे से बुरा मेंटल एक्सपीरियंस भी आपको पॉजिटिव बना जाए। लाइफ को एक बेहतर ढंग से आप निकाल लो, लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढ लो, चाहे कैसे भी ढूंढो, चाहे बीमारी के रहते हुए ढूंढो। कई बीमारियां ठीक नहीं होती, कई बीमारियों का इलाज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बीमारी के क्रोनिक नेचर से डील करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसीलिए अच्छा यही है कि एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ, कुछ मानसिक बीमारियां क्रोनिक होती हैं, लंबे समय तक बनी रहती हैं और उनसे डील तो करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि हम कैसे डील कर रहे हैं, पॉजिटिव तरह से या नेगेटिव तरह से, शिकायतों से भर के, अपने को कोस के, अपने जीन्स, अपनी किस्मत को कोस के, अपने ग्रहों को कोसें, या लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढें, कुछ ग्रेटिट्यूड रखें, कुछ अच्छा क्या हुआ है लाइफ में उस पर ध्यान दें। सारा इशू यही है कि किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छे हुए हैं जो चीजें, उन पर ध्यान दे रहे हैं, या जो बुरा हुआ है केवल उस पर ध्यान दे रहे हैं। लाइफ को केवल कोस रहे हैं, दोष दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कारण ढूंढ रहे हैं ये देखने का कि किसकी वजह से मेरे को ये बीमारी आई, या बीमारी के कारण कैसे भी रहे हो पर खुद को बेहतर करने पर फोकस कर रहे हैं। ये फर्क करना जरूरी है। जो शिकायतों पर फोकस करेगा वो कैसी भी उम्र का हो, बुरा महसूस करेगा, मेंटल इलनेस बनी रहेगी, इलाज भी काम नहीं करेंगे। और जो थोड़ा पॉजिटिव होगा, जो लाइफ को बेहतर बनाने पर फोकस करेगा, मेंटल सिम्टम्स रहते हुए भी लाइफ को बहुत मीनिंगफुल और बहुत प्रोडक्टिव बना लेगा। इस तरह के एटीट्यूड में फर्क करना जरूरी है, और चुनाव आपका है कि आप कैसा एटीट्यूड बनाकर चलना चाहते हो। जिन लोगों की एपिसोडिक बीमारी है, ठीक हो गए, 2 महीने 4 महीने डिप्रेशन एंजाइटी हुआ, ठीक हो गए, ठीक है, होते हैं ऐसे लोग। पर करीब 25 से 30% लोग हर मेंटल कंडीशन में ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी भर उस बीमारी से डील करना पड़ता है। चाहे इसे इलाज की कमी कहें, चाहे इसे डॉक्टरों की, रिसर्चर्स की कमी कहें, चाहे जीन्स इसके पीछे फैक्टर हो, या चाहे प्रकृति का एक नियम के तौर पर देखें, पर एक्सेप्ट करना जरूरी है क्रोनिक इलनेस को। इसीलिए बेस्ट है कि लाइफ को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए इस पर ध्यान दें, ताकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, खासकर कि युवाओं के लिए समझना जरूरी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, भले ही ये बीमारी क्रोनिक रहे,
पर समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि वक्त के साथ उनके हालात बुरे ही होंगे। चांसेस बहुत हाई हैं कि वक्त के साथ उनकी कंडीशन बहुत बेटर हो सकती है। बस उनको सही रास्ता और सही ज़रिया ढूंढना ज़रूरी है और अपने अंदर झांक कर अपनी क्षमताओं, अपनी ताकत पर फोकस करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ अपने अंदर की शिकायतों पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये समझ गए तो किसी भी तरह की मेंटल इलनेस से एक व्यक्ति बाहर आ सकता है या उसके तनाव को और उसके इम्पैक्ट को, असर को अपने ऊपर कम कर सकता है। इस तरह की और वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।